तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन हंटर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी फ्रोस्ट जो होती है अपनी मॉम से जा मिलती है। वो केव के अंदर बैठी होती है और वहीं पर उसके पास चली जाती है। तो वो उसे कहती है कि ये क्या तुम मेरी बेबी, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? तुम तो वाकई में जिंदा हो। तो वो कहती है हाँ मॉम मैं जिंदा हूँ, मैं वापस आ गई हूँ। और वो दोनों वहाँ पर एक दूसरे गले लगकर रोना शुरू कर देती हैं। और दूसरी तरफ दिखाता है कि कमांडर जो होता है अपनी तलवार घुमाकर हमारे हान के ऊपर अटैक कर देता है। तो हान उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, तुमने अभी तक यहाँ पर मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैं हूँ कौन और तुमने मेरे पर अटैक भी कर दिया है, तुम हो कौन और जहाँ पर ये क्यों कर रहे हो? तो कमांडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर किसी गलत आदमी पर अटैक कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? क्योंकि तुम उस शॉपकीपर से यानी उस गांव वाले से उस हिमोरी के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे थे? तुम्हारा हान कहता है क्यों, क्या ये कोई क्राइम है? क्या मैं यहाँ पर हिमोरी के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता जिसके बारे में मुझे पता नहीं है? तो कमांडर उसे कहता है कि नहीं, पर मुझे यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तुम्हारे जैसा एक लड़का है जो कि हिमोरी के साथ यहाँ पर माउंटेन की तरफ आ रहा था। उसके पास तलवार है, उसने काले कपड़े पहने हुए, उसने कैप पहनी हुई है और तुम्हारी जो अपीयरेंस है बिल्कुल उस लड़के के जैसी है। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम वही हो। तुम्हारा हान उसे कहता है कि जिस तरह से तुमने मेरे पर अटैक किया है तुम्हें देखकर लगता है कि तुमने अपना माइंड बना लिया है, चाहे मैं यहाँ पर असली हूँ या फिर मैं फेक हूँ, इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे मार कर ही रहोगे। तो क्या ये बात सच है? तो वो कहता है कि हाँ ऐसा ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर तुम वाकई में वो नहीं हो जो तुम जिसके बारे में तुम्हें सोच रहा हूँ, तो फिर भी तुम अगर मर जाते हो तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़के को यहाँ पर मारने के बाद ठिकाने लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें अगर मार डालूं और जहां पर तुम वो नहीं निकलोगे तो यहीं पर कहीं पर तुम्हें ठिकाने लगा दिया जाएगा। तुम्हारा हान उसे कहता है तुम यहाँ पर इसलिए कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर कोई विटनेस नहीं है, क्योंकि इस माउंटेन के ऊपर आसपास कोई भी नहीं है जो तुम्हें ये सब कुछ करता हुआ देखेगा। इसी वजह से तुम वेट कर रहे थे कब मैं गाँव से बाहर निकलूं तो मेरे पर अटैक करो। तो वो कहता है कि हाँ मैं वेट कर रहा था। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपने साथियों को नहीं बुलाओगे या फिर तुम अकेले मुझे मारने वाले हो? तो वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अपने साथियों को यहाँ पर बुलाने की जरूरत है? मैं अकेले यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और वो सभी लोग यहाँ पर ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो लोग यहाँ पर हमारी तलवारों को टकराता सुनेंगे तो खुद ही यहाँ पर आ जाएंगे। तुम्हारा हान उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर काफी अरसे से तलवारबाजी नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे तलवारबाजी करनी पड़ेगी। और वो दोनों वहां पर एक दूसरे के साथ अपनी तलवारें टकराते हैं। और दूसरी तरफ फिर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारी फ्रोस्ट का दिखाया जाता है। तो नानरू जो होती है वहां पर फ्रोस्ट से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर से गायब हुए एक दिन नहीं हुआ था कि मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, मैं हर रोज तुम्हारे बारे में परेशान होती थी। तो वो कहती है कि मॉम मैंने भी यहाँ पर तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया है, मैं इस जगह को बहुत ज्यादा मिस करती थी, अपने घर को बहुत ज्यादा मिस करती थी, लेकिन मेरी मेमोरीज कहीं चली गई थी, मेरी मेमोरीज मुझे भूल गई थी और मैं यहाँ पर वापस नहीं आ पाई, लेकिन अब मैं यहाँ पर फाइनली वापस आ गई हूँ। फिर साथ ही उसकी मामू से कहती है कि बेबी मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें यहाँ पर वापस आने की क्या जरूरत थी? तुम यहाँ पर वापस नहीं आती तो तुम सेफ रहती, तुम्हें किसी और जगह पर ही रहना चाहिए था, अब तुम्हें यहाँ पर से भागकर चले जाना चाहिए। तो फ्रोस्ट कहती है लेकिन मॉम मैं कहाँ पर जाऊंगी? तो उसकी मॉम उसे कहती है कि कुछ बुरे लोग यहाँ पर मेरा पीछा कर रहे हैं, वो यहाँ पर तुम्हारा पीछा भी करेंगे क्योंकि वो पहले भी यहाँ पर से तुम्हें उठाकर ले गए थे और तुम इस वक्त बहुत बड़े खतरे में हो। तो हमारी फ्रोस्ट उसे कहती है नहीं मॉम अब मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पर सभी खतरे से निमट लूंगी और तुम्हें बचा लूंगी, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और साथ ही वो उसके पाँव के ऊपर वहां पर शिकंजे को देखती है और उसे कहती है कि मॉम मैं शिकंजे को अभी खोल देती हूँ ताकि तुम आजाद हो जाओ। तो वो कहती है नहीं बेटा ये बहुत ज्यादा टफ है, तुम इसे नहीं खोल पाओगे। और इसी के साथ हमारी फ्रोस्ट जो होती है वहां पर अपनी डिमोनिक पावर्स को रिलीज करती है और डिमोनिक पावर्स को रिलीज करके वहां पर उस कंजे को खोल दिया जोर लगाकर। जैसे उसको खोल दिया इसी के साथ ही उसके अंदर स्पेशल एन्चेंटमेंट होती है जो कि डीमंस की पावर्स के साथ नहीं खुल सकता। इसी वजह से वहां पर उसे एक झटका लगता है और हमारी फ्रोस्ट पीछे गिर जाती है और साथ ही वो उस कंजा जो होता है फिर से वहां पर जोर से बंद होता है और नॉनरू के पांव से और भी ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। नॉनरू जो होती है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। तो फ्रोस्ट उसे कहती है मॉम प्लीज मुझे माफ कर देना। तो वो कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर साथ से वहां पर बाहर से कदमों की आवाज आती है। तो नॉनरू से कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर से जाना होगा, जल्दी करो यहाँ पर से भागकर चली जाओ, सोल्जर्स इसी तरफ आके बढ़ रहे हैं। तो वो कहते हैं नहीं मॉम मैं यहाँ पर तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? उसे कहते हैं कि मॉम मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं तुम्हें अपने कंधे के ऊपर उठाकर यहाँ पर से भाग सकती हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ पर से लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करना चाहती हो, चलो फिर ठीक है अगर तुम यहाँ पर अपने डैड की तरह यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रबन हो। तो वो कहती है क्या मेरे पास डैड भी है? तो वो कहती है हाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम बिना डैड के पैदा हो गई थी? हाँ तुम्हारे डैड भी हैं। तो वो कहती है लेकिन मुझे डैड के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है क्या वाकई में तुम्हें डैड याद नहीं है? तो वो कहती है नहीं। तो फिर साथ ही नॉनरू से कहते हैं क्या तुम्हें अपनी असली माँ भी याद नहीं है? तो वो कहते हैं मेरी मॉम तो तुम हो। तो नॉनरू से कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हारी असली मॉम नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी असली सगी मॉम कोई और थी। तो फ्रोस्ट से कहते हैं कि मॉम ये बातें बाद में करेंगे, पहले यहाँ पर से निकलते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर केव के अंदर से बाहर निकल आती है। तो नॉनरू से कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर साथ ही वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो वो शामनर उसके साथ सोल्जर्स होते हैं वहां पर नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं। और जैसी हमारी फ्रोस्ट
वहां पर उस शामन ज्यूल की तरफ देखती है। इसी के साथ से एक झटका लगता है क्योंकि उसे अपनी मेमोरीज याद आती है जहां पर ज्यूल ने उसे बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था। तो बेचारी घबराकर वहीं पर खड़ी हो जाती है और वहां पर हिल भी नहीं पाती और डर के मारे कांप रही होती है। तो दूसरी तरफ हमारे हान का सीन दिखाते हैं कि हमारे हान को फाइट करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तुम्हारा हान उसे कहता है क्या मुझे बताओ क्या हिमोरी ने वाकई में यहाँ पर उस नोबल और उसकी फैमिली को मार डाला था? तो वो बंदा उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर ये बात वाकई में सच है कि हिमोरी ने उन सभी को मारा था। उसकी फैमिली के अंदर उस आदमी और उसकी पूरी फैमिली को उसी लड़की ने मारा था, उसी डीमन ने मारा था। लेकिन एक बात जो सभी लोग नहीं जानते वो ये है कि वो नोबल आदमी जो था वो एक ठरकी किस्म का इंसान था और यहाँ पर उसे बच्चियां बहुत ज्यादा पसंद थी। सभी लोगों को यह लगता है कि वो उस लड़की को अपनी बेटी बनाने के लिए लेकर गया था, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। तुम्हारा हान उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और समझ आ जाती है कि आज यहाँ पर उसका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की गई थी। और इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है गुस्से के साथ से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी यहाँ पर उस बेचारी के साथ ये सब कुछ करने की। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, जितना मैंने सुनना था उतना मैंने सुन लिया। तो कमांडर वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करते हुए बार बार उसके ऊपर अपनी स्पेशल स्ट्राइक्स लगाता है। जो उसकी स्पेशल टेक्निक्स होती हैं तो वो अपनी सारी स्पेशल टेक्निक्स को यूज कर लेता है। 1 से 10 तक उसकी सारी स्पेशल टेक्निक्स के साथ हमारे हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा हान जो होता है बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है। तो वो कहता है कि हमारे सभी सोल्जर्स में से होंगशिक एक ऐसा सोल्जर है जिसने यहाँ तक इसकी 13 लेवल्स को मास्टर किया हुआ है। मैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसके 10 लेवल्स को ही मास्टर कर पाया हूँ, लेकिन 10 लेवल्स के साथ भी मैं इस लड़के के ऊपर बिल्कुल भी अटैक करके इसको जख्मी भी नहीं कर पाया और इसे घुटनों के बाल भी नहीं ला पाया। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने किसी गलत बंदे के साथ पंगा ले लिया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया। लेकिन साथ ही वो कहता है कि हम लोग कब से यहाँ पर अपनी तलवारें टकरा रहे हैं, मेरे सोल्जर्स यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे? वो यहाँ पर पास ही है लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर आ क्यों नहीं रहा? फिर मैं यहाँ पर उन सभी को आवाज देकर बुलाऊं। तो इसी के साथ ही कमांडर सोच रहा था कि अगर मैं उन्हें आवाज देकर बुलाऊंगा तो फिर तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। चलो फिर यहाँ पर अपने 13th मूव को यूज करते हैं। हालांकि मैंने आज से पहले 13th मूव को ठीक तरह से यूज नहीं किया और ना ही मैंने उससे अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर उस 13 मूव को यूज करता हूं। अगर मैं फेल हुआ तो मैं सोल्जर्स को चिल्लाकर बुला लूंगा। प्राइड गई बाढ़ में, यहाँ पर अपनी जान बचाना जरूरी है। तुम्हारा हान उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, हालांकि तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार नहीं पाओगे? तुम्हारा हान उसे कहता है कि तुम्हारे कपड़े देखकर तो लगता है कि तुम एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, यानी कि तुम एक इंपीरियल सोल्जर हो, और अगर यहाँ पर तुम एक इंपीरियल सोल्जर हो तो फिर मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। मुझे यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, ना ही हेजिटेट करने की जरूरत है कि तुम्हारे इंपीरियल सोल्जर जो थे, जो कि उस हिमोरी के पीछे लगे हुए थे और तुम लोगों ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। इसी के साथ ही हमारा हान जो होता है बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा हान जब वहां पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो साथ ही वो सोच रहा होता है कभी मैं यहाँ पर तलवारबाजी किया करता था, क्योंकि 3 साल पहले मुझे जब ये स्वर्ड मिली थी तो पिछले 3 साल से लगातार मैं यहाँ पर डीमन से फाइट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस फीलिंग के बारे में भूल ही गया था कि आज से 3 साल पहले तक जब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हुआ करता था, मेरे पास ब्लैक टाइगर की पावर्स नहीं थी, उस वक्त मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तलवारबाज हुआ करता था और इस जैसे तलवारबाज तो मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। और हमारा हान जो होता है वो सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है, क्योंकि कमांडर भी उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा हान ऊपर की तरफ जंप लगाकर अपनी तलवार उसके सर में मारता है और उसके सर के सेंटर से 2 टुकड़े कर देता है। तो जैसे ही वहां पर कमांडर के सर में तलवार लगती है, ब्लीडिंग होती है और इसी के साथ ही कमांडर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा हान कहता है कि शुक्रिया यहाँ पर मुझे वो फीलिंग याद करवाने के लिए कि असल में मैं यहाँ पर एक तलवारबाज हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 25 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।